हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अनुज सिंह और आज हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर। तो आगे चलने से पहले थोड़ी सी चैनल की प्रमोशन। तो जो स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो आज के लेक्चर को करने से पहले थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर जो है क्या करके आए थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर उसको रिकॉल कर लें, फिर आगे चलेंगे आज के लेक्चर के ऊपर। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपने प्रिंसिपल किया था इलेक्ट्रिक मोटर का, दैट इज व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए फोर्स, दैट फोर्स इज F इज इक्वल टू IBL। और आपको मैंने करवाई थी एक और फोर्स जो मूविंग और चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगती है, दैट इज F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। तो आई होप कि आपने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सीख ली होंगी। कोई भी प्रॉब्लम आई आपको करते टाइम तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट कीजिए, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो अपना लेक्चर रहेगा वो हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। एक्चुअली इलेक्ट्रिक मोटर होती क्या है ना, कैसे चलती है इलेक्ट्रिक मोटर। तो कहते हैं ड्रन, इस वे के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर चलती है। तो कैसे मोटर वर्क करती है ना, ये उसमें 3 इडियट के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछता है टीचर उससे कि बताओ बच्चों इलेक्ट्रिक मोटर कैसे चलती है, तो कैसे वर्क करती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज आप अभी सीखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर कैसे चलेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर होती क्या है, एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर की आप क्या डेफिनेशन, एक एक चीज़ को समझते जाना, नोट करते जाना, नोट्स अपने बनाते जाना। ठीक है, तो मैं हर वीडियो के अंदर कहता हूँ कि सबसे बढ़िया नोट्स वही हैं जो आप खुद अपने तैयार करते हो। ठीक है, मैं भी करवाता हूँ, लेकिन आप जो खुद चीज़ों को समझोगे और तैयार करोगे वो सबसे बढ़िया नोट्स होंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन के थ्रू चलते हैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें। तो इलेक्ट्रिक मोटर है क्या, इट इज़ अ इलेक्ट्रिक डिवाइस, electric device which convert electric energy to mechanical energy, electrical energy to mechanical energy। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, जब मोटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी तो उसने क्या किया, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। उस डिवाइस को बोला जाता है इलेक्ट्रिक मोटर। क्लियर आ गई ये बात। तो नेक्स्ट है इसका प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती है इलेक्ट्रिक मोटर, कैसे वर्क करती है। तो वही जो प्रीवियस टॉपिक रहा है अपना। ठीक है, कि जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करनी शुरू कर देता है, दैट फोर्स इज IBL। क्लियर है, ये बात की रही थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, तो जो स्टूडेंट ने नहीं की तो प्लीज़ एक बार जाके वो जरूर देखिए। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ डायग्राम के अंदर किया हुआ है कि ये एक परमानेंट मैग्नेट अपन ने ली हुई है और इस परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड अपने को पता है कि नॉर्थ टू साउथ इस वे के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने ये एक रेक्टेंगुलर कोयल, जिसको आर्मेचर कोयल भी बोला जाता है, इसको रखा हुआ है इस मैग्नेटिक फील्ड में। और इस आर्मेचर कोयल के अंदर से मैं करंट पास करवा रहा हूँ, बैटरी अटैच की हुई है मैंने। ठीक है, तो ये क्या मेरे पास वही करंट कैरिंग कंडक्टर है जो अपन प्रीवियस टॉपिक के अंदर किया था ना, कि एक यू शेप मैग्नेट ली और उस क्या बन गई भाई, यू शेप मैग्नेट के अंदर क्या किया था, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, रोड को इस वे के अंदर हैंग किया है ना। तो यही कॉन्सेप्ट है, ये इसका नॉर्थ ये मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दिया। तो वही अब ये मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ साउथ मैग्नेट है, ये यू शेप मैग्नेट है और इसके अंदर आपने क्या रख दिया, इस रेक्टेंगुलर कॉइल को, जिसमें से अपने करंट पास करवाना है ये वाली रोड की। समझ गए ना इस चीज़ को। ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो प्रिंसिपल इसका क्या है, हाँ जी, व्हेन current carrying conductor when a current carrying conductor placed in a magnetic field it experience a force। ये इसका प्रिंसिपल है। ठीक है,
आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर, कि मोटर के अंदर क्या क्या चीज़ें ले रही है, और कंस्ट्रक्शन के अंदर बेटे आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है, और इस डायग्राम के सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो जैसे ये एक यू शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट अपन ने ली हुई है, इस परमानेंट मैग्नेट के बीच में ये एक रेक्टेंगुलर कॉयल ये बनी होती है बेटे सॉफ्ट आयरन से, ठीक है। अब सॉफ्ट आयरन क्या होता है, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, ये भी 10th लेवल का नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ थोड़ा सा, कि जो ये सॉफ्ट आयरन होता है ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, जिसकी अभी आप समझने के लिए समझ सकते हो कि जिसकी अपने अंदर अपने आप को मैग्नेटाइज करने की कैपेबिलिटी जिसमें ज़्यादा होती है, दैट इज़ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। क्योंकि अपने को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप ऐसा मटेरियल लेंगे जो अपने में से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास होने दे। क्लियर है। तो इसलिए जो ये रेक्टेंगुलर कॉयल होती है, जिसको आर्मेचर कॉयल भी बोला जाता है, ये सॉफ्ट आयरन की बनी होती है, ठीक है। इस आयरन कॉयल के ऊपर इस वे के अंदर कॉपर वायर वाउंड की जाती है, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज की जाती है, इसके ऊपर वायर को ऐसे लपेटा जाता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगी, पहले मैंने आपको बताया कि B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, नंबर ऑफ टर्न्स, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता जाएगा। तो इसके ऊपर इस वे के अंदर क्या किया हुआ है, कॉपर वायर की टर्न्स वाउंड की हुई है इसके ऊपर, ठीक है। हाँ जी। इसके बाद इसकी दोनों, ये एक्सल है, ये जो बीच में डॉटेड लाइन शो कर रही है, ये क्या एक्सल है, जिसके क्रॉस इसने मोटर ने, जैसे शाफ्ट भी बोल देते हैं आप, ठीक है, जिसके क्रॉस ये रेक्टेंगुलर कॉयल क्या करेगी, रोटेट करेगी, ठीक है। अच्छा, इसके देखो यहाँ पर दो मैंने S1 और S2 क्या होती है, ये स्प्लिट रिंग्स होती हैं। S1 एंड S2 आर द स्प्लिट रिंग्स, जिनका दूसरा नाम होता है कम्यूटेटर। दो चीज़ें समझना यहाँ पर, सबसे एक मेन डिफरेंस है कि AC मोटर और DC मोटर, AC जनरेटर और DC जनरेटर, सभी के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो AC और DC के बीच में मेनली डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो जिसके अंदर आप देखो हमेशा स्प्लिट रिंग लगाई जाती हैं, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है, DC होता है, चाहे वो DC मोटर है, चाहे वो DC जनरेटर है। तो जहाँ भी स्प्लिट रिंग होगी, आगे मैं आपको इसका फंक्शन बताऊंगा कि स्प्लिट रिंग का काम क्या होता है, क्यों लगाई जाती हैं ये, ठीक है। तो अभी आप ध्यान रखना कि जिसके अंदर स्प्लिट रिंग लगी होती हैं वो हमेशा DC मोटर होती है या DC जनरेटर होता है, और जिसके अंदर स्लिप रिंग लगी होती हैं, SLIP, स्लिप रिंग, ठीक है, तो जिसके अंदर स्लिप रिंग लगी होंगी वो AC होगा, AC मोटर होगी या AC जनरेटर होगा। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो अभी दो साथ में C1 और C2 जो मैंने लगाए हुए हैं, ये होते हैं कार्बन ब्रशेज, इनको क्या बोला जाता है, कार्बन ब्रशेज बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, जो ये स्प्लिट रिंग लगी होती है यहाँ पर, ये इस शेप के अंदर होती है, एक्सल के ऊपर ना इस वे के अंदर होती हैं, हाफ ऑफ पोर्शन के अंदर, और अंदर से ये इंसुलेटेड होती हैं और ऐसे वेल्ड की होती हैं उसके ऊपर, ठीक है, शाफ्ट के ऊपर ये ऐसे वेल्ड होती हैं, और इस तरफ दोनों तरफ क्या लगे होते हैं, कार्बन ब्रशेज ऐसे इसके साथ अटैच होते हैं, आगे वेल्ड नहीं होते इसके साथ, ठीक है, फिक्स नहीं होते हैं ये कार्बन ब्रशेज, इसके साथ जस्ट अटैच होते हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो ये बैटरी एक लगाई गई है मैंने, और स्विच लगाया हुआ है, ठीक है, कोई ज़्यादा ऑपरेटर्स है नहीं इसका कंस्ट्रक्शन के अंदर समझने वाला। तो आपको 3-4 बातों का बस पता होना चाहिए, स्प्लिट रिंग का काम क्या है, कार्बन ब्रशेज का काम क्या है, आर्मेचर कॉयल क्या होती है, ठीक है। 1 बाय 1 सारे करते हैं। तो सबसे पहले तो आर्मेचर कॉयल से ही आप स्टार्ट करते हैं, आर्मेचर कॉयल या जिसको रेक्टेंगुलर कॉयल भी बना कहते हैं, ठीक है। इट इज़ अ रेक्टेंगुलर इन शेप, इट इज़ रेक्टेंगुलर इन शेप। कौन सी शेप है इसकी, रेक्टेंगल की, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर कॉयल भी बोलते हैं। इट इज रेक्टेंगुलर इन शेप एंड मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन। क्लियर है। द कॉपर वायर wound over the armature
कॉयल। क्लियर है? अच्छा, सेकंड अब बात करते हैं यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, स्प्लिट रिंग की। स्प्लिट रिंग्स जिनको और क्या बोला जाता है, कोमोटेटर। कोमोटेटर, मैं यहाँ पर इनका फंक्शन ही लिखने वाला हूँ बेटे, ठीक है क्या ये क्या करती हैं, स्प्लिट रिंग रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये करंट की डायरेक्शन को क्या कर देती हैं, सर्किट के अंदर रिवर्स कर देती हैं, चेंज कर देती हैं, ठीक है। तभी मैं कह रहा था डीसी के अंदर ये यूज़ होती हैं, क्योंकि डीसी के अंदर करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती। एसी के अंदर क्या होती है, कंटिन्यूसली करंट की डायरेक्शन चेंज। एसी और डीसी में मेरे भाई यही तो डिफरेंस है। एसी के अंदर कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज होती है। अभी मैं एसी और डीसी के ऊपर डिटेल के अंदर बात करने वाला हूँ, लेकिन सीबीएसई मेरा ये बहुत बढ़िया टॉपिक रहा है, और लेकिन सीबीएसई ने इस बार सिलेबस से इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। लेकिन मैं बताऊँगा ज़रूर आपको एसी और डीसी के बारे में, ठीक है। किसने इन्वेंशन करी थी एसी और डीसी की, उनके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो एसी जिसके अंदर अभी फ़िलहाल आप समझो कि एसी जिसके अंदर कंटिन्यूसली करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो उसमें तो ऑलरेडी करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो अपने को चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं होती। और जो डीसी होता है, डीसी के अंदर करंट की डायरेक्शन जो है कांस्टेंट चलती है, चेंज नहीं होती, तो अपने को करंट की डायरेक्शन को चेंज करवाना है यहाँ पर। तो चेंज करवाने के लिए फिर क्या होगा, एक ऐसी डिवाइस लगा देंगे जो करंट की डायरेक्शन को चेंज करती है, और उस डिवाइस का नाम होता है स्प्लिट रिंग, या जिसको बोला जाता है कोमोटेटर। ये 1 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन भी आ जाता है, डिफाइन स्प्लिट रिंग या कोमोटेटर। एनसीईआरटी के अंदर भी क्वेश्चन है ये, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग्स। क्लियर है? तो वहाँ आप क्या लिखोगे आंसर, द स्प्लिट रिंग्स कन्वर्ट या रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, ठीक है। समझ गए इस बात को? अच्छा, थर्ड जो मेन और काम है यहाँ पर कार्बन ब्रशेज का, तो राइट कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लो बेटे आप, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट किसका आता है, कार्बन ब्रशेज का क्या काम रहता है यहाँ पर, ठीक है। स्प्लिट रिंग्स, स्प्लिट रिंग कौन कौन सी है, S1 एंड S2, ठीक है। थर्ड पॉइंट बनाना बेटे किसका, कार्बन ब्रशेज का क्या काम होता है। कार्बन ब्रशेज का कोई खास काम नहीं है, इनके साथ वायर को लगाया जाता है, ठीक है। क्योंकि जब ये इनका काम क्या है, जस्ट सिर्फ करंट को आगे पास करवाना है, ठीक है। दे पास द करंट, they pass the current to the armature coil, to the armature coil। क्योंकि जो वायर ये जो बैटरी से आपने लगाई है ना, ये डायरेक्ट आपको आप स्प्लिट रिंग को लगा नहीं सकते, क्योंकि ये इसने तो रोटेट करना है, और रोटेट करेंगे तो वायर भी उसके ऊपर ही बाउंड हो जाएगी ऐसे, ठीक है। मान लो ये स्प्लिट रिंग थी, इसके साथ मैंने कार्बन ब्रशेज लगा दिए, और इस कार्बन ब्रशेज के एंड को मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। क्लियर है? तो जैसे ही अगर मैं इसको कार्बन ब्रशेज को ना लगाता, क्योंकि कार्बन ब्रशेज का काम क्या है, सिर्फ करंट को आगे पास करवाना, अगर मैं डायरेक्ट वायर को इसके साथ लगा देता, तो क्या इसने तो ऐसे रोटेट करना है एक्सल के साथ, शाफ्ट के साथ, इसने तो वायर भी इसके साथ ही लपेटी जाती है ना। तो ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि आप कितनी वायर लगाओगे, और ना ही वो रोटेट कर पाएगी इतनी वायर से, ठीक है। तो सिर्फ कार्बन ब्रशेज का काम क्या है कि करंट पास करवाना इसको, और इससे फिर आगे होता है वो रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर। क्लियर है? अब आते हैं इसकी वर्किंग के ऊपर कि वर्क कैसे करती है। कर दूं इरेज? आप लिख सकते हो परमानेंट मैग्नेट के बारे में भी, नंबर 4 बना के यहाँ पर, परमानेंट इट इज़ अ यू शेप मैग्नेट विच, चलो मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट जो अपन ली हुई यहाँ पर, परमानेंट मैग्नेट इट इज़ अ यू शेप मैग्नेट। आपको मैंने शायद बताया होगा कि एक स्ट्रेट मैग्नेट लेने के बजाय ना यू शेप की मैग्नेट लें तो उसका मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है। अ यू शेप्ड परमानेंट मैग्नेट यूज्ड
it provide strong magnetic field. It provides strong magnetic field. क्लियर है, लिख लिया, कर दो रेज। अब आते हैं इसकी वर्किंग के ऊपर, काम कैसे करती है ये, ठीक है, कर दो रेज। हाँ जी, तो वर्किंग देखिए बेटे इसकी कैसे काम करती है, ऐसे। ये तो नहीं मजाक की बात चल रही है, ठीक है। कैसे वर्क करेगी इलेक्ट्रिक मोटर, हाँ जी। तो देखिए बेटे, जब आपने स्विच ऑन किया इधर से, करंट भाई साहब ऐसे चल रहे हैं, ऐसे जाते हुए इस कॉइल के अंदर से इधर, ऐसे वापस इस ब्रश से होते हुए इधर वापस। क्लियर है, तो ये सर्कल चल रहा है सर्किट के अंदर करंट का, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको, एक मिनट। जैसे ये मेरे पास बुक है, ठीक है, ये समझ लो, है तो फिजिक्स की बुक की। इस रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर, इस रेक्टेंगुलर कॉइल, मान लो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है अपनी, ये पोर्शन ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ए बी सी डी, ठीक है। करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ए टू बी, ठीक है, और यहाँ पर सी टू डी। क्लियर है ये बात। अच्छा, अब मैंने आपको ना रूल समझाया था यहाँ पर, कौन सा रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या फिर राइट हैंड पाम रूल। आप दोनों में से कोई सा भी एक रूल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कैसे यूज़ करना है आपको, देखिए कि अगर आप राइट हैंड पाम रूल यूज़ करते हो तो जो फिंगर होती है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जो आपकी पाम होगी ये रिप्रेजेंट करेगी फोर्स की डायरेक्शन को। अगर आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ कर रहे हो तो थंब रिप्रेजेंट करता है किसकी, फोर्स की डायरेक्शन को, फोर फिंगर रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और ये क्या करती है, जो मिडिल फिंगर होती है, रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस आर्मेचर कॉइल के अंदर देखो, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो उस तरफ फिंगर पुट कर दो, उस तरफ फिंगर। करंट की डायरेक्शन क्या, ए टू बी, तो फोर्स किस तरफ, इस आर्म के ऊपर फोर्स किस तरफ, अंदर की तरफ, नीचे की तरफ। यही आप, अगर मैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाऊं तो उसके अकॉर्डिंग भी देखो, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ, क्लियर है, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। करंट की डायरेक्शन ये रही, ऊपर की तरफ, समझ गए, फोर्स किस तरफ, ए बी आर्म के ऊपर, नीचे की तरफ। क्लियर है, समझ गए ना। और सी डी आर्म के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो फोर्स किस तरफ, आपकी तरफ। क्लियर है। रूल के अकॉर्डिंग लगाऊं तो लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंग, मैं दोनों रूल लगा रहा हूं, आप कोई भी रूल लगा सकते हो, कोई कंपल्सन नहीं है, ठीक है। हाँ जी, मैग्नेटिक फील्ड, करंट की डायरेक्शन नीचे, तो फोर्स अपने आप ही किस तरफ होगी, बाहर की तरफ। क्लियर है। तो ये इस आर्म के ऊपर फोर्स लगेगी, ए बी आर्म के ऊपर नीचे की तरफ, और सी डी आर्म के ऊपर फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ। समझ में आया। कौन, कितनी फोर्स लगेगी, आई बी एल। इधर कितनी फोर्स लगेगी, आई बी एल। अच्छा, इस जो ये टर्निंग फोर्स है ना, ये एक इस तरफ लग रही है, एक इस तरफ लग रही है, तो ये कपल ऑफ फोर्स बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, कपल ऑफ फोर्स। ये वो वाला कपल नहीं है, ये कौन सा कपल है, ये कपल ऑफ फोर्स है, ठीक है। अच्छा, ये कपल ऑफ फोर्स को क्या बोलते हैं, जिसकी वजह से ये मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। आपके लिए ये वर्ड नया है, इसको बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। तो इस कॉइल के ऊपर टॉर्क अप्लाई होता है, एक फोर्स इस तरफ, एक फोर्स इस तरफ, दैट टॉर्क रोटेट द रेक्टेंगुलर कॉइल। क्लियर है ये बात। तो क्या लिखना है आपने, हाँ जी, हाँ, इन रेक्टेंगुलर कॉइल, लिखते जाना एक एक चीज। इन रेक्टेंगुलर कॉइल A B C D, the current flow in the arm, the current flows in arm
ए बी from A to B and in arm CD from C to D। करंट कैसे फ्लो कर रहा है? A to B जा रहा है और इधर आर्म CD के अंदर C से D की तरफ आ रहा है ना। नाउ अकॉर्डिंग टू Fleming लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड पाम रूल, जो मर्जी एक रूल यूज कर सकते हो आप, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड पाम रूल, द फोर्स ऑन आर्म ए बी the force on arm AB is in downward direction। किस तरफ लगेगी? अंदर की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ ना, अंदर डाउनवर्ड डायरेक्शन। एंड ऑन आर्म CD इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। और CD के ऊपर किस तरफ लगेगी? अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है? और इस कपल ऑफ फोर्स को क्या बोलते हैं? टॉर्क। ध्यान रखना, ये अभी लिखूंगा तो नहीं, लेकिन आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसे रोटेट करेगी, क्लियर है। तो ये कैसे करेगी? ये ए बी था, ऐसे रोटेट करेगी, इसके ऊपर फोर्स नीचे की तरफ, इसके ऊपर फोर्स, तो ये कपल ऑफ फोर्स यहाँ लगी, तो ये रोटेट की ऐसे। क्लियर है? ये कैसे रोटेट करेगी? ऐसे, ठीक है। और जब ये रोटेट करेगी, ऐसे रोटेट करी, तो क्या होगा? साथ में ये जो साथ में इसके जो ये स्प्लिट रिंग है, ये भी तो रोटेट करेंगी। तो S2 आके किसके साथ लग जाएगा? C1 के साथ अटैच हो जाएगा। और S1 जाके किसके साथ अटैच हो जाएगा? C2 के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग हाफ रोटेशन the split ring कौन सी? S2 कनेक्ट किसके साथ हो जाएगी? विद C1 एंड S1 कनेक्ट विद C2। ये S1 के इधर जाके C2 के साथ कनेक्ट हो जाएगी। क्लियर है? अब क्या होगा? नाउ द स्प्लिट रिंग्स क्या काम करती हैं? सॉरी, चेंज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट in the आर्मेचर कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन को क्या कर देंगी? चेंज कर देंगी। क्योंकि जब ये ऐसे रोटेट करेगी, D यहाँ आ जाएगा, C यहाँ, B यहाँ और A यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब आपको दिख रहा है करंट की डायरेक्शन चेंज हुई। पहले करंट फ्लो कर रहा था A से B, अब कैसे आ रहा है? B से A आ रहा है। पहले करंट फ्लो कर रहा था C टू D, अब कैसे करंट फ्लो कर रहा है? D टू C। अब बच्चे कंफ्यूज कि सर करंट तो वैसे ही चल रहा है, करंट की डायरेक्शन कहाँ चेंज हुई है? ठीक है, करंट तो सर्किट में बेटे वैसे ही चलेगा, लेकिन करंट की डायरेक्शन चेंज कहाँ हुई है? सिर्फ आर्मेचर कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन को आपने क्या कर दिया? स्प्लिट रिंग ने चेंज कर दिया आर्मेचर कॉइल के अंदर। ध्यान रखना, सर्किट के अंदर तो ऐसे ही चलेगा, ऐसे चल रहा था, ठीक है। सिर्फ करंट की डायरेक्शन कहाँ चेंज होती है? आर्मेचर कॉइल में। पहले चल रहा था करंट A टू B, अब आ रहा है B टू A। पहले चल रहा था C टू D, अब आ रहा है D टू C, है ना। क्लियर है? और क्या हुआ था कि S2 इधर आ गया और S1 इधर चला गया।
है ना, क्लियर है ये बात। अब फिर से क्या होगा, जैसे ही ये आके यहाँ रुकी, एक्चुअल में ये फोर्स लगती क्यों है मेरे भाई, क्यों लगती है ये फोर्स, हाँ जी क्यों लगती है ये फोर्स, क्योंकि जब ये रोटेट करता है ना, रोटेट करती है, तो मैंने आपको बोला था इसके अंदर करंट फ्लो करने का मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो वहाँ पर उनके ऊपर फोर्स लगेगी मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स तब लगती है जब वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं। मैग्नेटिक फोर्स तभी लगती है, अदरवाइज फोर्स नहीं लगती। मैग्नेटिक फोर्स शायद अभी तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इन बातों के बारे में कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स में डिफरेंस क्या होता है। कि इलेक्ट्रिक फोर्स तभी लगती है जब चार्ज क्या है, मैग्नेटिक फोर्स तभी लगती है जब चार्ज मूव करना शुरू कर देता है, क्योंकि अगर उसकी v की वैल्यू जीरो होगी, वेलोसिटी जीरो होगा, तो फोर्स अपने आप ही क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक फोर्स जब चार्ज रेस्ट पे भी हो रहा है तब भी वो उसके ऊपर लगेगी, ठीक है। तो दोनों में यही डिफरेंस है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हाफ रोटेशन के बाद डी यहाँ आ गया, सी यहाँ हो गया, बी यहाँ हो गया और ए यहाँ हो गया। अब फिर से अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड पाम रूल, जो फोर्स लगेगी सी डी के ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इस तरफ फिक्स किया आपने, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो फोर्स किस तरफ, नीचे की तरफ। इसमें इस आर्म के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो फोर्स किस तरफ, ऊपर की तरफ। क्लियर है। तो क्या लिखोगे आप, नेक्स्ट टाइम जैसे बना के लिखना, नाउ अगेन, ठीक है, सॉरी इसमें लिखो पहले आप, नाउ द करंट फ्लोज इन आर्म, हाँ जी, सी डी फ्रॉम डी टू सी, है ना, एंड इन आर्म ए बी फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। नाउ अगेन फ्रॉम Fleming left hand rule, the force on arm CD is in downward direction, and on arm AB is in upward direction, क्लियर है। तो ये तो ऊपर की तरफ आएगी और ये क्या जाएगी फिर से नीचे की तरफ। ठीक है, ये ऊपर की तरफ आई, ये नीचे की तरफ, ऐसे था स्टार्टिंग में, ऐसे घूम गई। अब बी यहाँ, ए यहाँ, सी यहाँ, डी यहाँ, इसके ऊपर फिर से फोर्स किस तरफ लगी, ऊपर की तरफ। तो ये इसकी एक कंप्लीट क्या होगी, रोटेशन होगी। ठीक है, तो जैसे ही इसके ऊपर फोर्स लगी ये रोटेट हुआ ऐसे, क्लियर है। जब ये रोटेट हुआ तो ये भी तो साथ में रोटेट हुई, तो S1 वापस यहाँ आ गई C1 के पास और S2 भी साथ में आ गई, है ना। क्लियर है, नोट कर लिया आपने। इरेज कर दूं ऊपर से, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें आपको आगे। हाँ जी, ड्यूरिंग द रोटेशन the split rings again come back to its previous position, ठीक है। तो ए अब क्या होगा, ए वापिस यहाँ आ गया, बी वापिस यहाँ आ गया, सी वापिस यहाँ चला गया और डी यहाँ आ गया। तो स्प्लिट रिंग फिर क्या करेंगे, फिर करंट की डायरेक्शन चेंज, अब करंट फिर से ए से बी और सी से डी, क्लियर है। तो ये प्रोसेस क्या होगा, कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ठीक है,
और एंटी क्लॉकवाइज ये जो रेक्टेंगुलर कोयल है ये रोटेट करती रहेगी। तो इसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर, है ना। वर्क कैसे कर रही है, दिस प्रोसेस repeat again and again, repeat again and again, and rectangular coil rotate in anti-clockwise direction, क्लियर है। एंटी क्लॉक, वो हमेशा एंटी क्लॉक नहीं घूमेगी, वो डिपेंड करेगा आपकी बैटरी की पोजीशन के ऊपर कि आप करंट ऐसे चला रहे हो। अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो ऑब्वियसली उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, रोटेशन की चेंज हो जाएगी। अगर आप बैटरी का पॉजिटिव इस तरफ तो नेगेटिव इस तरफ, तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। क्लियर है। वो कोई बड़ी बात नहीं है, आप जैसे बैटरी का यहाँ टर्मिनल अटैच करो उसके अकॉर्डिंग उसकी फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ लग रही है उसकी रोटेशन वैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है ये बात, ठीक है। अच्छा, अब इसके यूजेस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर का कहाँ यूज़ होता है, तो इतने तो भाई समझदार बंदे हो आप कि मोटर का यूज़ कोई पूछ ले आपसे कि मोटर कहाँ यूज़ होती है, तो आप लिख सकते हो यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, है ना। इतना तो यार लिख ही दो, क्यों बुजुर्ग बंदे को तंग करते हो आप लोग, क्यों तंग कर रहे हो भाई, ठीक है। तो कहाँ होगी, इट इज यूज्ड इन, लिख लो, चलो लिख देते हैं फिर कहोगे सर ने बताया नहीं, ठीक है। इट इज यूज्ड इन, कहाँ होगी, फैन के अंदर होगी, है ना। और कहाँ होगी, रेफ्रिजरेटर में होती है, जहाँ भी आपको दिखे यार, बहुत सारी घर के अंदर चीज़ें होती हैं, रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। और घर के अंदर मिक्सर होता है उसके अंदर, और टुल्लू पंप में, है ना टुल्लू पंप कौन सी होगी अपने पास, वॉशिंग मशीन के अंदर, ठीक है। तो मतलब वो जो भी डिवाइसेस होती हैं यार सभी के अंदर मोटर होती है, वॉशिंग मशीन के अंदर, वाटर पंप के अंदर, है ना, वाटर पंप के अंदर, टुल्लू पंप के अंदर, एक्सेट्रा, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, ठीक है जहाँ भी सोचने का बस यार बहुत है, एक्सेट्रा, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, और नहीं सोचा जाता भाई मैंने, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो कैसी लगी आपको, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और ऐसे ही हमेशा सपोर्ट करते रहिए। अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।